हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 को शुरू किया और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने दो मेन टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। एक था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एंड दूसरा है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, यानी कि जियोलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। पहले 2 से 3 मिनट में हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग अगले नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम कल की बात करें तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पढ़ा। वहां पर हमने ये देखा था कि हर एक कैटालिस्ट जो होता है, यानी कि हर एक एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन पे डिपेंड होता है, यानी कि हर रिएक्शन की खुद को रिएक्ट करवाने के लिए, कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए एक अलग एंजाइम होता है। नॉर्मली एंजाइम क्या करता है, तो उसकी कैविटी रहती है जिसके अंदर सबस्ट्रेट आता है, रिएक्ट होता है, प्रोडक्ट बन के जाता है और एंजाइम हमको रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाती है। जैसे कैटालिस्ट मिल रहा है ना, जैसे कैटालिस्ट हमें कोई भी रिएक्शन के एंड में मिल जाता है, रिटर्न होता है, रीजनरेट होता है, उसी तरह से एंजाइम हमको रिएक्शन के बाद भी वापस मिलते हैं, क्योंकि एंजाइम खुद ही क्या है, वो खुद ही कैटालिस्ट है बच्चों। एंजाइम खुद एक टाइप का कैटालिस्ट है। वैसे एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो सबसे बेस्ट कैटालिस्ट में आते हैं बच्चों। दे आर द बेस्ट कैटालिस्ट। अब इस टॉपिक के बाद हमने पढ़ा था एंड में, इसी टॉपिक के एंड में, कि जब भी हम लोग एंजाइम को वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसी को बोलते हैं कोलिडेड सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों, हम लोग कोलिडेड सॉल्यूशन को पढ़े उससे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे, और वो टॉपिक है कैटालिसिस इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, कैटालिसिस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में कहां पर कौन से कैटालिस्ट का यूज होता है और कौन से कंडीशन में उन कैटालिस्ट का यूज किया जाता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक एंड कोलोइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ये दो टॉपिक्स को आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला यहां पर देखते हैं वो प्रोसेस क्या है इनका। ठीक है, और एक साइड हम लिखेंगे कि भाई इनमें कैटालिस्ट का कौन सा यूज होता है, यानी कि कौन से कैटालिस्ट का यहां पर यूज होता है। ठीक है, ये आया यहां पर प्रोसेस और यहां पर ये आ गया कैटालिस्ट। ठीक है, आराम से समझेंगे और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपके ध्यान में आएगी जो हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला रिएक्शन वहां पर हमें जो दिया है, प्रोसेस जो पहला बताया है वो है हेबर्स प्रोसेस। कौन सा बताया है? हेबर्स प्रोसेस। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग हेबर्स प्रोसेस का यूज करेंगे यहां पर। लाइक हमने यहां पर N2 गैस लिया और उसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, क्या मिलेगा? 2NH3 यानी कि अमोनिया मिला। क्लियर है? अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमने जो अमोनिया का फॉर्मेशन किया है वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हुआ है, यानी कि हमने 1 मोल नाइट्रोजन का लिया, सामने 3 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए, तब जाकर हमें क्या मिला? अमोनिया मिला, दैट इज 2NH3 मिल गया बच्चों। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहां पर कोई ना कोई कैटालिस्ट की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी। तो यहां पर कैटालिस्ट के तौर पे हमने क्या लिया? पाउडर्ड, फाइनली पाउडर्ड आयरन लिया है। फाइनली पाउडर्ड आयरन को लिया है
और वहां पर रिएक्शन की रेट को और बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर लिया गया है, एमओ एज प्रमोटर। बच्चों जरा ध्यान से देखना, कैटालिटिक प्रमोटर का डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। बेसिकली ये कैटालिटिक प्रमोटर्स होते क्या है? जो भी कैटालिस्ट की रेट को, एक्टिविटी को और कई गुना बढ़ाता है उसको कैटालिटिक प्रमोटर बोलते हैं। लाइक बच्चों, आपने एक बाइक लिया और वो बाइक ऑलरेडी हाई सीसी वाला था, यानी कि ऑलरेडी आपको 150 से 200 की स्पीड पे ले ही जा रहा था, लेकिन आपने क्या किया, धूम मूवी की तरह उसके अंदर नाइट्रोजन सिलेंडर्स लगा दिए, तो उसकी स्पीड और बढ़ गई, उसकी स्पीड और बढ़ गई। और सेम वे यहां पर कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को तो बढ़ाता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने और भी कुछ चीज को डाला, और जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है उसको बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। इट इंप्रूव्स द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का एक्टिविटी वो क्या करता है, इंप्रूव करता है बच्चों, बराबर कि नहीं। अब यहां पर एक और चीज मेंशन नहीं की है पर मैं आपको समझा देता हूं, और वो है कैटालिटिक पॉइजन। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई भी रिएक्शन को लिया, आपने कैटालिस्ट को भी डाला, कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा रहा है, लेकिन आपने ऐसा कुछ डाला तो रिएक्शन की रेट स्टॉप हो गई, मतलब रिएक्शन स्लो हो गया। कैटालिस्ट के होने के बावजूद भी, कैटालिस्ट के मौजूद होने के बावजूद भी उसका जो रेट है रिएक्शन का वो स्लो हो गया, यानी कि वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। अब समझ गए कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है, कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है? अरे कमेंट्स में भी लिखते रहना बच्चों। क्लियर हो गया आप लोग को कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है? आप यूट्यूब पे लेक्चर दे रहे हो, देख रहे हो ना, तो नीचे कमेंट्स का सेक्शन है, तो कमेंट में भी लिखते रहना यार। चलो, अब बेसिकली यहां पर हमने कैटालिस्ट भी लिया है और हमने प्रमोटर भी लिया, ठीक है, और उसको यहां पर रिएक्शन को 200 बार पे क्या किया, प्रेशर दिया, टेम्परेचर कितना दिया, 723 से लेकर 773 केल्विन लिया, इतना टेम्परेचर लिया था, तब जाके हमारा ये जो हेबर्स प्रोसेस था वो कंप्लीट होने की कगार तक पहुंचा। अब ये पुरानी मेथड है, दिस इज एन ऑर्थोडॉक्स ओल्ड कंजर्वेटिव मेथड। इस अब क्या करते हैं नाउअडेज, अब एक नई टेक्निक का यहां पर यूज करते हैं। नाउअडेज आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना इज यूज्ड। अब थोड़ी सी टेक्निक को बदला है, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना को यूज किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी टेक्निक बदली है, इट हैज बीन चेंज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है ओस्वाल्ड्स मेथड। अब बेसिकली ये ओस्वाल्ड प्रोसेस जो है वो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के प्रिपरेशन में यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। लाइक यहां पर रिएक्शन क्या दिया है, हमने लिया अमोनिया और उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब बच्चों ये सारे गैसेस हैं और हमें मिला 4NO गैसियस फॉर्म में, एंड हमें वाटर जो मिला है वो भी गैसियस फॉर्म में ही मिला है, यानी कि उसके वेपर मिले होंगे। इसके बाद जो हमें ये NO मिला उसको हम आगे जाके रिएक्ट करवाएंगे O2 के साथ, हमें 2NO मिलेगा
ठीक है, और फिर इसी को आगे जाके रिएक्शन करवा के हमें HNO3 मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस। अब यहां पर कैटालिस्ट के तौर पे क्या यूज करते हैं? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, बराबर है, एक एस्बेस्टोस जो होता है उसके ऊपर प्लेटिनम का कोटिंग किया जाता है और ये रिएक्शन में टेम्परेचर 573 केल्विन होता है। प्लेटिनाइज्ड टेम्परेचर 573 केल्विन, इतना किया, बराबर है, टेम्परेचर 573 केल्विन। अब यहां पर तीसरी और आखिरी टेक्निक जो हमें टेक्स्ट बुक में दी है, दैट इज कॉन्टेक्ट प्रोसेस, जिसमें से हम लोग H2SO4 को बनाते हैं। फॉर H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है, इस रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली रिएक्शन क्या होगी इधर? देखो यहां पर हमने अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग किया, इसमें नाइट्रिक एसिड का किया, इसमें H2SO4 का कर रहे हैं, तो 2SO2 gaseous plus O2 gives 2SO3 gaseous, SO3 gaseous plus H2SO4 aqueous gives H2S2O7। ठीक है, और इसको बोलते हैं ओलियम। ये जो बना ना बच्चों, इसको बोलते हैं ओलियम। ये जो H2S2O7 है उसको हम लोग बोलते हैं ओलियम, और लास्ट में ये जो ओलियम है, ठीक है, उसको हम लोग H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, हो जाता है। यहां पर भी क्या होता है? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हो, और यू कैन टेक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। ठीक है, और वहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 673 टू 723 केल्विन। ठीक है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड टेम्परेचर 673 टू 723 केल्विन रहेगा। तो यहां पर कैटालिसिस इन इंडस्ट्रीज वो हमने कंप्लीट किया, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, और वो है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली फैक्ट्रीज के अंदर ये सारी रिएक्शंस को बड़े पैमाने पे करते हैं। क्या होता है, वहां पर एक ह्यूज क्वांटिटी में इसका प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, वैसे पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर, अब तो न्यू टेक्स्ट बुक आ गई है, बट जो अपनी GSEB की ओल्ड टेक्स्ट बुक थी उसमें इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स दिए थे। मेरे ख्याल से 5 से 6 एग्जांपल्स दिए थे, और ये NCERT बुक में उसको घटा के 3 ही एग्जांपल्स दिए, बट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर हम लोग कैटालिस्ट का यूज करके रिएक्शन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब मैं आपको रीड करने के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो रीड कर लो, कम ऑन।
भाई हो गया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको रब करके इसके बाद की थियरी में जाएंगे, जो हमारे कोलॉइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, कोलॉइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नया टॉपिक जो है वो है कोलॉइड्स। बट कोलॉइड्स को पढ़े तो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। और वो है, सबसे पहले हमें दिया है, दैट इज अबाउट द ट्रू सॉल्यूशंस। बच्चों जरा ध्यान से देखना, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पहले पढ़ते हैं। वो क्या है? तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्या है वो? होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन एक क्या होता है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉलिड को सॉल्वेंट में घुलाया तो वो घुल गया पूरी तरह से, मिक्सअप हो गया पूरी तरह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूट dissolves completely in solvent and cannot be observed। अब जो भी सॉलिड होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व होता है। ठीक है, क्या होता है? वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्यूट डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन सॉल्वेंट एंड कैनॉट बी ऑब्जर्व। वो हमें दिखेगा भी नहीं बाय नेकेड आईज, एंड इट इज सो स्मॉल दैट इट cannot scatter the ray of light। ठीक है, अब बेसिकली एक ट्रू सॉल्यूशन ऐसा होता है जिनके सॉलिड के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और हम उन पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। अब जब ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर लाइट पास होती है तो पार्टिकल के थ्रू निकल जाती है वो, यानी कि वो स्कैटर नहीं होती, वो सीधा निकल जाती है। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स की जो साइज रहती है, इनके पार्टिकल की जो साइज रहती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स। दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन द साइज। छोटे होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए तो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, और इसीलिए ये पार्टिकल लाइट का स्कैटरिंग भी नहीं करता। इसके बाद है दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों। अब ये जो होता है सस्पेंशन, वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन रहता है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन रहता है बच्चों। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अंदर घुल ना जाए सॉलिड सॉल्वेंट में। लिख देते हैं उसकी डेफिनेशन। when a substance is suspended, a substance is suspended into the another substance, it remains undissolved and can scatter
द लाइट एंड ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आइज। अब इनके जो पार्टिकल्स रहते हैं, इनके जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो साइज में बड़े रहते हैं, और इनके पार्टिकल्स के ऊपर जब भी लाइट की रे इंसिडेंट होती है तो वो स्कैटर होंगी, और वही जो रे है वो आपको नेकेड आई से दिखेंगे। ठीक है, वही जो लाइट के रे है वो आपको नेकेड आई से दिखेंगे। अब इनके पार्टिकल की साइज जो होती है, पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा साइज के होते हैं। और ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं? दिस पार्टिकल्स सेडिमेंट्स। अरे सेडिमेंट्स का मतलब होता है, मान लो आपने कोई भी एक बीकर में पानी लिया है एज अ सॉल्वेंट, और आपने उसके अंदर क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी, आपने घुलाया, तो थोड़ी देर तक क्या होगा? वो पार्टिकल अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, यहां से वहां। थोड़ी देर तक वो पार्टिकल क्या होगा? अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब थोड़ी ही देर के बाद वो पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल होना शुरू होंगे। धीरे धीरे वो पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे बच्चों। इट विल बी सेटल्ड डाउन। ठीक है, वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और यही होते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। उसमें पार्टिकल थोड़ी देर तक ही सस्पेंडेड रहते हैं, लंबे टाइम तक सस्पेंडेड रहते नहीं है उनमें पार्टिकल। दे डू नॉट सस्पेंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। चलिए आगे जाते हैं, कोलोइड्स पे आते हैं। अब ऑब्वियस है हमारा टॉपिक ही कोलोइड्स है, तो उनके बारे में लिखना भी तो पड़ेगा। तो बच्चों कोलोइड जो होता है वो एक हेट्रोजिनस सॉल्यूशन होता है। अब बेसिकली वो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। वो दिखने में होता है होमोजिनस पर रियल में होता है हेट्रोजिनस। वो दिखने में लगता है होमोजिनस पर रियल में होता है हेट्रोजिनस। ये उसके बारे में डिटेलिंग है। ठीक है, होता यह है कि ये एक सस्पेंशन सॉल्यूशन का बेसिकली ये एक होमोजिनस एंड हेट्रोजिनस के बीच का स्टेट है। ये ना ही पूरी तरह से होमोजिनस है ना ही पूरी तरह से हेट्रोजिनस है, ये उन दोनों के बीच का स्टेट है। When a substance is dispersed into the another substance, its particles dispersed into another, अरे रोचा हो गया। When a substance is dispersed into the another substance, its particles cannot be observed by naked eyes। हम उसको naked eye से नहीं देख सकते हैं, but can scatter light। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है वो हमें नेकेड आई से इसके पार्टिकल दिखते नहीं है, लेकिन ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। अब जैसे टू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम है, सस्पेंशन सॉल्यूशन की पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो बेसिकली बच्चों होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों एक एक हुआ। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बीच का स्टेट है, इसलिए ऑब्वियस है उनके पार्टिकल्स की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। अब इनका एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों
कि जो मैंने अभी आपको बताई, एक्सप्लेन की, इट इज इंटरमीडिएट, मिक्सचर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन जो एक होमोजीनस है एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन जो एक हेट्रोजीनस है। ये ना ही पूरी तरह से होमोजीनस है ना ही पूरी तरह से हेट्रोजीनस है, ये दोनों के बीच का स्टेट है, ना ही होमोजीनस है ना ही हेट्रोजीनस है, ये उन दोनों के बीच का स्टेट है। ठीक है, तो यहां पर हमने कोलोइड सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कंप्लीट किया है। फिर हम आगे जाते हैं, पर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, जल्दी कंप्लीट करो, कमान। हो गया क्या बच्चों? हो गया? आई होप कि आप लोग ने कंप्लीट कर लिया होगा और आज के इस लेक्चर में आपको मजा भी आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बाय एवरीवन। नोट्स बनाना मत भूलना, खूब मन लगा के मेहनत करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।